बच्चों, आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 10 का आगे का भाग पढ़ेंगे और जिसका नाम है कामचोर। तो इसका कुछ भाग हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि किस तरह घर के बच्चे काम की जिम्मेदारी लेते हैं और किस तरह से वो काम करने की बजाय और नुकसान करते हैं और काम बढ़ाते हैं। तो आइए हम उसके आगे देखते हैं अंत में आखिर में बच्चे क्या करते हैं। तो हम लोग इस पाठ का हम लोग अंत देखेंगे कि अंत में क्या होता है। तो इसको हम लोग शुरुआत करेंगे अंतिम भाग इसका कि जब वो दूध दूहने लगते हैं तो वो जब उनको बाल्टी नहीं मिलती है, वो कुछ भी बर्तन लेकर गिलास और कटोरी गिलास जो भी मिलता है वो लेकर दूध दूहने के लिए चले जाते हैं। अब क्या होता है कि कुछ दूध ज़मीन पर और कपड़ों पर गिर जाता है और 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गईं। तो इस तरह से अब वो दूध निकालना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन वो जो है ठीक से निकाल नहीं पाते हैं क्योंकि कुछ ज़मीन पर और कुछ कपड़ों पर गिर जाता है। 2 बार 2-4 धारें जो है वो गिलास कटोरों पर भी पड़ गईं, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ, यानी कि जब वो बच्चे दूध दोहना शुरू किए तो कुछ दूध ज़मीन पर चला गया और कुछ कटोरों में, और उसके बाद फिर थोड़ी ही देर में उसका बछड़ा जो है वो दूध पीने लगा और दूध वो पी गया। और इतना सब कुछ ही मिनट के अंदर हो गया। अब घर में इस चीज़ को लेकर तूफान खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि चारों तरफ वही दिखाई दे रहा है और बाकी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो इस तरह से घर का माहौल जो है वो घर जैसा नहीं दिख रहा था। एकदम लग रहा था जैसे वहाँ पे कोई भूकंप आया हो और सारे सामान बिखर गए हों। तो बच्चे जो है वो बाहर किए गए। अब अंतिम उपाय यही बचा था कि उन बच्चों को बाहर कर दिया जाए और मुर्गियाँ बाग में हकाई गईं। हकाना मतलब उनको भगाकर उनको जो है वो बगीचे में ले जाया गया और मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए। और जो तरकारी वाली नाप कर सारी चीज़ें दे रही थी, सब्जी वाली, वो मातम मनाना मतलब दुख मनाना। जो दुख मना रही थी, बहुत दुखी थी कि उसकी सारी सब्जियां जो है इधर उधर बिखर गई थी, तो उसको भी समझाया गया, आंसू पोंछे गए, यानी उसे भी समझा बुझाकर उसे मनाया गया। और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। और बच्चों की इस तरह की हरकत देखकर, उनकी करतूत देखकर अम्मा भी जो है वो कहने लगी कि अब मैं भी यहाँ नहीं रहूँगी। तो इस तरह से वो आगरा जाने के लिए अपना तैयारी शुरू कर देती हैं, सामान बांधने लगती हैं। अब या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। और वो कहती हैं कि या तो तुम लोग बच्चों को ही राज दे दो, उन्हीं का राज रहे घर में, या तो मुझे ही रख लो, या मैं रहूँगी या बच्चे रहेंगे, उन दोनों में से कोई एक रहेगा, नहीं तो मैं चली जाऊँगी मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी। और ये बहुत पुराना उपाय है किसी चीज़ से बचने का कि कुछ दिन के लिए अपने माँ के घर चला जाए ताकि इन सब चीज़ों से मुक्ति मिले। तो अम्मा ने जो है वो चुनौती दे दी थी, यानी कि
अपनी बात रख दी थी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से थक हार कर अब्बा ने सबकी परेशानी को देखते हुए अंत में जिस तरह से कि आर्मी में कोर्ट मार्शल होता है, वैसे ही यहाँ पर सभी बच्चों को ये हिदायत दी गई, आदेश दिया गया कि वो किसी भी चीज़ को छुएंगे नहीं और अगर किसी भी सामान को, किसी भी चीज़ को हाथ लगाए तो उनको रात में खाना नहीं मिलेगा, रात का खाना उनका बंद हो जाएगा। अब ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। काम नहीं कर रहे थे तो काम न करने के लिए उनको बोला गया और अब हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिल कर पानी भी नहीं पिएंगे। अब बच्चे भी सारा काम करके देख चुके थे कि वो कितने काबिल हैं और वो क्या कर सकते हैं और इस तरह से उन्होंने भी सोच लिया कि अब वे कोई गलती से भी काम नहीं करेंगे, किसी के कहने से भी नहीं और अपने से भी नहीं, और किसी भी चीज़ को वो छुएंगे नहीं। तो इस तरह से वो बच्चे अंत में अपने उसी जगह पर आ गए जहाँ पर वो पहले थे, यानी कि जिस चीज़ की शिकायत माता पिता को थी, आज वो उन बच्चों को फिर उसी जगह लाकर खड़ा कर देते हैं, क्योंकि उन बच्चों को काम करने का तरीका नहीं पता था, उन्होंने कभी काम नहीं किया था और इसलिए वो काम को करने में उन्हें ठीक से जो है सफलता नहीं मिल रही थी और अंत में उन्हें ये आदेश दिया गया कि वो पहले जैसे थे वैसे ही रहेंगे और किसी चीज़ को छुएंगे नहीं और न ही कोई काम करेंगे। और बच्चों ने भी ये मान लिया था कि वो किसी काम के नहीं हैं और वो अब चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने से पानी भी लेकर नहीं पिएंगे, उन्होंने ये तय कर लिया था। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर ढंग से इस्मत चुगताई ने ये लिखा ये पाठ और बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। तो इस कहानी के अंत में हम लोगों ने ये जाना कि किस तरह से बच्चे जो है वो फिर से काम न करने के लिए ही पहचाने गए। अब हम लोग यहाँ पर इस पाठ के अंत में प्रश्न अभ्यास दिया हुआ है, तो हम लोग प्रश्न अभ्यास पे थोड़ी चर्चा करेंगे कि ये प्रश्न क्या है और इसका उत्तर यहाँ पाठ के आधार पर क्या हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखेंगे जो कहानी से शीर्षक के अंतर्गत है और इसमें पहला प्रश्न दिया है कि कहानी में छोटे मोटे किस काम के हैं, मोटे मोटे किस काम के हैं। यहाँ बच्चों को कहा गया है कि ये मोटे मोटे हैं बच्चे, लेकिन किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया। तो जैसा कि कहानी में हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि मोटे मोटे इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चों के माता पिता को लगता है कि उनके बच्चे बिल्कुल आलसी और निकम्मे हैं और वे सिर्फ नौकरों पर हुक्म चलाना जानते हैं, खा पीकर आराम करते हैं और एक गिलास पानी भी अपने से लेकर नहीं पीते। तो ये मोटे मोटे किस काम के हैं, उन बच्चों के लिए कहा गया है जो केवल आराम फरमाते हैं और अपने से पानी भी लेकर नहीं पीते हैं और केवल नौकरों के भरोसे रहते हैं और माता पिता को लगता है कि ये आराम तलब हो गए हैं, आलसी हैं और किसी काम के नहीं हैं। तो ये जो है उन बच्चों के लिए ही कहा गया है। अब दूसरा प्रश्न है कि बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। अब उधम मचाना यानी कि जब वो बच्चे काम करने लगे तो
उन्होंने बहुत इधर उधर भाग दौड़ की, चीज़ें लेकर भागे, गिराए, तो उसके कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। दुर्दशा का मतलब होता है बुरी दशा, खराब कंडीशन, बुरी दशा। तो बच्चों ने काम करने के नाम पर जो उधम मचाया, उससे सारे घर की कई दुर्दशा होती है। सारे घर में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, गंदगी के नाम पर, धूल के नाम पर, कीचड़ के नाम पर। तो सारा घर धूल से भर गया। अब उनके उधम मचाने का परिणाम ये हुआ कि सारा घर धूल से भर गया और कीचड़ चारों ओर फैल गया। झाड़ू पूरी तरह टूट चुकी थी और सिर्फ सीकें बची हुई थीं। घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए थे, यानी कि इधर उधर बिखर गए थे। अस्त व्यस्त होना यानी इधर उधर बिखर जाना। घर में मुर्गियों, भेड़ों की खूब धमाल चौकड़ी मचने लगी। जब वे मुर्गियां हकाने लगे थे तो आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय जो है मुर्गियां इधर उधर भागना शुरू की थी, जिसकी वजह से कई चीज़ें खराब हुई थीं। और बच्चों ने भैंस दोहने की सोची तो भैंस को चाचा जी की चारपाई से इस तरह बांधा कि वह चाचा जी को चारपाई समेत लेकर ही भाग गई। और शाम होने के तक सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे व बच्चे इस कदर दिखाई पड़ने लगे कि जैसे घर में तूफान आ गया हो, भूकंप आ गया हो, घर हिल गया हो। इस प्रकार बच्चों के उधम मचाने से घर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। तो यहाँ पर जितने काम बच्चों ने किए उसके कारण घर की ये दशा हो गई। अब यहाँ पे हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे कि या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। तो इससे जुड़ा हुआ अनुच्छेद हम लोगों ने अभी पढ़ा है इसी वीडियो में। अंतिम जो था ये अनुच्छेद था। तो अंत में जो वर्णन था उसके आधार पर जो है बच्चों की हरकतों से ऐसा क्यों कहा गया कि या तो बच्चा राज ही रख लो या मुझे ही रख लो। और अम्मा जो है वो हर चीज़ समझती थी, तो उन्होंने बच्चों की हरकतों से घर में तूफान आ गया था। घर का सारा सामान अस्त व्यस्त तथा टूट फूट गया था। काम के नाम पर बच्चों ने इतनी अव्यवस्था फैला दी थी कि ऐसा लगने लगा मानो घर में तूफान आया था। तब अम्मा ने यह फरमान जारी किया कि यदि घर का काम बच्चे ही करेंगे तो वे यहाँ नहीं रहेंगी, अपने मायके आगरा चली जाएंगी। इसका नतीजा यह हुआ कि अम्मा ने सभी बच्चों को निर्देश दिया कि अब कोई भी घर के काम को हाथ नहीं लगाएगा। यदि किसी ने घर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न में अम्मा ने जो है वो ये जो बात कही थी, तो उसके लिए पिता ने ये फरमान जारी किया, ये आदेश दिया बच्चों को। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 4, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। तो ये कहानी पढ़ने में तो बहुत अच्छी लगी और इसमें वर्णन भी बहुत ही जो है स्वाभाविक वर्णन था। जैसा कि बच्चे जिस घर में रहते हैं तो धीरे धीरे करके बहुत सारे सामान फैल जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे से सामान को प्रयोग भी करते हैं और उसका इस्तेमाल करने के बाद उसे सही जगह पे रख भी देते हैं। लेकिन इस पाठ में वो बच्चे ऐसे नहीं हैं। तो अब हम लोग प्रश्न के आधार पे उत्तर इस का देखेंगे कि कामचोर कहानी हमें क्या सीख देती है, क्या संदेश देती है। तो कामचोर पाठ की कहानी हमें यह संदेश देती है कि किसी कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए समझदारी की आवश्यकता होती है। बिना सोचे समझे अज्ञानता से किया गया कार्य एक समस्या खड़ी कर सकता है। अतः हमें बचपन से ही बच्चों को
छोटे बड़े काम करने को प्रेरित करना चाहिए। तो इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें बचपन से अपने उम्र के अनुसार और जो काम हम कर सकते हैं वो काम हमें करना चाहिए, क्योंकि काम करने से ही अनुभव आता है और जिनको अनुभव होता है वो किसी काम को अच्छे ढंग से कर पाते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, 5वां प्रश्न। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? तो ये तो बच्चों का निर्णय था और ये कितना उचित था ये हम लोग देखेंगे कि बच्चों का यह निर्णय सही नहीं कहा जा सकता है। उन्हें अपने कार्यों का निष्पादन बुद्धिमत्ता के साथ करना चाहिए। स्वयं हिलकर पानी भी न पीने का निश्चय उन्हें आलसी एवं कामचोर बना देगा। इस प्रकार वे अपने माता पिता, परिवार, समाज और देश के लिए बोझ बन जाएंगे। उसका समाज में सम्मान काफ़ी कम हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे अगर गलत कर रहे थे, उनको काम करने नहीं आ रहा था, तो उन बच्चों को पूछना चाहिए कि ये काम कैसे करना है और ध्यान देना चाहिए कि ये काम किस तरह से होता है और उसी तरह से, क्योंकि वो तो रोज़ ही देखते थे कि ये सारे काम हो रहे हैं, तो उन्हें समझ कर ये काम करना चाहिए था। अब हम लोग देखेंगे कहानी से आगे का प्रश्न। तो कहानी से आगे में पहला प्रश्न है, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम। निजी का अर्थ होता है खुद का। तो घर के और भी काम होते हैं और कुछ अपने काम भी होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है? यानी कि एक घर जो है वो परिवार के सदस्यों से बनता है और हर परिवार की कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है जिसे उसे पूरा करना होता है। तो इस प्रश्न के बारे में हम लोग देखेंगे कि घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप काम करना चाहिए। यानी कि उनकी जितनी शक्ति हो, उन्हें जितना आता हो उतना काम करना चाहिए, क्योंकि क्षमता के अनुसार किया गया काम सही और सुचारू रूप से होता है। मनुष्य सदा उसे मन लगाकर करता है और सफलता भी मिलती है। क्षमता से बाहर जाकर काम करने से सफलता मिलना असंभव होता है। अब अगर हम ये सोचें कि सारा काम हम खुद ही कर लें, तो ये भी जो है वो मुश्किल है, ये मुमकिन नहीं है। हम वही काम कर सकते हैं जो कि हमें आता है और उतना ही कर सकते हैं जितना हम कर सकते हैं। यानी कि परिवार के हर सदस्य की उम्र अलग अलग होती है और उनका अनुभव भी अलग अलग होता है। तो ये सभी सदस्य अपनी अपनी क्षमता के अनुसार मिलजुल कर कार्य करते हैं, तो घर का काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब है इसका दूसरा प्रश्न कहानी से आगे का, कि भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद। कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कैसे एक परिवार जिसमें बहुत से सदस्य होते हैं वे सुखी भी हो सकते हैं और दुखी भी हो सकते हैं। तो इसके लिए कहा जा सकता है, जैसा कि इस पाठ में बताया गया है और इसी पाठ के आधार पर उत्तर भी लिखना है। तो लेखक द्वारा कामचोर कहानी के माध्यम से बताया गया है कि जब हम अपनी क्षमता के अनुरूप काम नहीं करते हैं तो भरा पूरा परिवार दुखी हो जाता है, क्योंकि वह कार्य लाभदायक न होकर नुकसानदायक हो जाता है। और जब हमारा पूरा परिवार मिलजुल कर अपनी क्षमता अनुसार काम करते हैं, तब भरा पूरा परिवार सुखद बन जाता है और
वो सब सफल भी होते हैं। तो इस तरह से परिवार का सुखी और दुखी होना परिवार के सदस्यों पर निर्भर करता है कि वो परिवार में किस तरह से रहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कहानी से आगे का तीसरा प्रश्न कि बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार। कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर फिर हमें कहानी के आधार पर ही इसका उत्तर देना है और समझना है, इसे विचार व्यक्त करना है। तो लेखक के अनुसार जब हम अपनी क्षमता के अनुरूप यदि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो माँ बाप के काम में हाथ बटाते हैं और अपने छोटे मोटे कार्यों के लिए उन पर निर्भर नहीं रहते। तो इस तरह से वे उनके सहयोगी बन जाते हैं। अगर पूर्णतया वे अपने माँ बाप पर निर्भर रहें तो वे माँ बाप को भार लगने लगते हैं। जैसे कामचोर कहानी में बच्चे प्रत्येक काम के लिए नौकरों पर निर्भर रहते हैं। वे आलसी और निकम्मे बन गए थे। उन्हें बचपन से काम करने की आदत नहीं डाली गई थी। वे खा पीकर निकम्मे, मोटे और आलसी बन गए थे, इसलिए परिवार के लिए भार बन गए थे। तो इस पाठ में जो बच्चे हैं वो शुरू से ही उनसे कोई काम नहीं लिया गया था और इसलिए वे आलसी बन गए थे और वो कोई काम नहीं करते थे। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो बड़ों का हाथ भी बटाते हैं और उनके सहयोगी भी बन जाते हैं और वे घर का बहुत सारा काम संभाल लेते हैं। अब हम लोग कहानी से आगे का चौथा प्रश्न देखेंगे कि कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की। इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को समझना है कि एकल परिवार क्या होता है और संयुक्त परिवार क्या होते हैं और उन दोनों तरह के परिवारों में क्या अंतर होता है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले एकल परिवार कि एकल परिवार में जो है वो बच्चों को धन का लालच देकर, संयुक्त परिवार की ये कहानी है तो इसमें बच्चों को धन का लालच देकर काम करवाने के लिए प्रेरित किया जाता है और उनके द्वारा गलत ढंग से किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप माँ बाप के अलावा हज्जन की माँ, बानो दीदी, मौसी, बड़ी दीदी, मुगलाई बुआ और ये उसके चाचा जी, ये सब जो है जो उनके परिवार में थे वे सब उससे प्रभावित होते हैं और इससे पता चलता है कि ये लोग भी उस संयुक्त परिवार के सदस्य थे। इस प्रकार एक परिवार और एकल परिवार और संयुक्त परिवार में कई अंतर होते हैं। जैसे एकल परिवार में माता पिता एवं उनके बच्चे ही रहते हैं और संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी, ताऊ, सभी के बच्चे और बुआ आदि सब साथ साथ रहते हैं और सभी एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते हैं। कामचोर कहानी में भी सभी रिश्ते नातों को दर्शाया गया है। एकल परिवार में माता पिता की मृत्यु के बाद वे अकेले रह जाते हैं तथा स्वयं को वे असुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में वे अकेले नहीं रहते। तो इस तरह से एकल परिवार और संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या कम और अधिक होती है। एकल परिवार में कम होती है और संयुक्त परिवार में अधिक होती है। तो इस पाठ में भी संयुक्त परिवार का दृश्य दिखाया गया है, उसके बारे में बताया गया है। अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे यहाँ पे कि अभी हम लोग यहाँ पे चौथा प्रश्न देखे थे कि कामचोर कहानी
एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की, इन दोनों तरह के परिवार में क्या क्या अंतर होते हैं, ये हम लोगों ने जाना। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अनुमान और कल्पना शीर्षक के अंतर्गत। पहला प्रश्न देखते हैं कि घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन किन परिस्थितियों में उठ सकती है, विचार कीजिए। अब ये प्रश्न आपको कॉपी में नहीं लिखना है, इसके बारे में विचार करना है, सोचना है और इसका आंसर हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसी स्थिति कब आती है कि हमें घरेलू नौकरों को हटाना पड़ सकता है। तो घरेलू नौकरों को हटाने की बात निम्नलिखित परिस्थितियों में उठ सकती है। जब नौकर कामचोर हों, जब घरेलू नौकरों की आवश्यकता न हो, जब घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाए और वह जब घर में चोरी करने लगे और मालिक की आज्ञा की अवहेलना करने लगे और नौकर बार बार छुट्टी लेने लगे या सीमा से ज़्यादा अपना वेतन मांगने लगे। तो ये कुछ बातें हैं जिससे कि घर में नौकरों को हटाने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये घर को सुरक्षित रखने के लिए ठीक नहीं है, इसलिए ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है। अब इसका दूसरा प्रश्न है कि कहानी में एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों का चित्रण है। उद्यमी यानी उधम मचाने वाले, ठीक से घर में रहने वाले नहीं, इधर उधर उछलने कूदने वाले, परेशान करने वाले, ऐसे बच्चों का चित्रण किया गया है। और आपके अनुमान से उनकी आदत क्यों बिगड़ी होगी, उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे। तो यहाँ पर इस पाठ में जिस तरह के बच्चों का वर्णन किया गया है और उसमें उनकी आदत क्यों बिगड़ी है, वो ऐसे क्यों बन गए हैं और उन्हें सही ढंग से रहने के लिए, उनको सुधारने के लिए क्या क्या उपाय हो सकता है, वो उपाय बताना है। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि हमारे अनुमान से समृद्ध परिवार के बच्चों की आदत इसलिए बिगड़ी होगी क्योंकि उनके हर काम को घरेलू नौकर कर देते होंगे। इनके माता पिता इनके प्रति लापरवाह होंगे। उन्हें उचित शिक्षा दीक्षा नहीं मिलती होगी। इन्हें उचित ढंग से रहने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। अब अगर उनको बचपन से ही काम सिखाया गया होता तो शायद वो इतने खराब ढंग से काम नहीं करते। अब जबकि समय बीत चुका है, वो अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो उनको सुधारने के लिए कुछ सुझाव हो सकता है जिसमें कि उन्हें छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए देना चाहिए और उन्हें बचपन से ही काम करने की आदत डाली जाए और उचित शिक्षा की व्यवस्था की जाए और उन्हें शारीरिक श्रम की महत्ता बताई जाए, क्योंकि वो बैठे बैठे जो है मोटे भी हो रहे थे, वो स्वास्थ्य पे उनका गलत असर पड़ रहा था मोटे होने का। तो उनको जो है वो शारीरिक परिश्रम करने का महत्व बताना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और उन्हें जब वो काम करते हैं तो उनको सिखाना चाहिए कि ये इस काम को कैसे करना है। तो इस तरह से वो बच्चे आगे चल के सुधर जाएंगे और काम पर ध्यान देंगे और ठीक से काम करने की उन्हें धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। और अगर वो शिक्षित तो होते जाएंगे तो वो और अच्छा काम कर सकते हैं। अब हम लोग इसी अनुमान और कल्पना का तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे कि किसी सफल व्यक्ति की जीवनी से उसके विद्यार्थी जीवन की दिनचर्या के बारे में पढ़ें और सुव्यवस्थित कार्यशैली पर एक लेख लिखें। यानी कि अपना दैनिक कार्य सही ढंग से करने की आदत डालनी चाहिए और ऐसे किसी व्यक्ति के जीवन से
और विद्यार्थी जीवन के लिए अच्छी दिनचर्या के बारे में एक लेख तैयार करना है। और इसमें बहुत सारे महापुरुष हैं जिसके बारे में लिखा जा सकता है, तो छात्र इसे खोज कर लिख सकते हैं।